friends, good morning. Welcome to BPSC Concept Wala newspaper analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 12, 2024 and the day is Saturday. तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट सक्सेसफुल लैंडिंग किया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्राइडे को, और ये एयरपोर्ट जो है वो शेड्यूल करेगा ऑपरेशन मार्च 2025 से। मतलब अब एक न्यू एयरपोर्ट ऐड हो चुका है जिसका नाम है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये याद रखना है। दूसरा, रतन टाटा जी के देहांत के बाद उनकी कंपनी के चेयरमैन की पोजीशन खाली हो गई थी, वो मिल गया है नोएल टाटा को। नोएल टाटा कौन है? तो रतन टाटा के हाफ ब्रदर हैं और उन्होंने मिस्त्री फैमिली में शादी की है और काफी लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, और उन्होंने बोला है मैं लेगेसी को कैरी करूंगा। इनको सक्सेसर घोषित कर दिया गया है, मेजॉरिटी ओनर ऑफ टाटा सन्स के, और ये अब गाइड करेंगे $165 बिलियन की कॉन्ग्लोमरेट एट अ टाइम जब ग्रुप में चैलेंजेस थी ग्लोबली और डोमेस्टिकली। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया 165 बिलियन कॉन्ग्लोमरेट है। और दूसरी चीज ये कि जो ट्रस्टीज हैं अलग अलग ट्रस्ट के, उसको कंप्राइज करते हैं टाटा ट्रस्ट। वो मीटिंग किया मुंबई में और फिर उन लोगों ने साथ मिलकर इनको डिक्लेयर कर दिया कि ये नेक्स्ट चेयरमैन बनेंगे। ठीक है, नोएल नवल टाटा 67 ईयर ओल्ड के हैं और वो सन है नवल टाटा के और सिमोन टाटा के। उन्होंने शादी की है साइरस मिस्त्री की बहन आलू मिस्त्री से। और दूसरी न्यूज ये है कि महादेव बेटिंग ऐप का जो किंग फिन था, मतलब जो उसका हेड मास्टरमाइंड कह सकते हैं, वो दुबई में मिलता है इंटरपोल के नोटिस के बाद। मैंने आप लोग को इंटरपोल बहुत ही डिटेल में बताया था। मैंने बताया था इंटरपोल जो है वो इंटरनेशनल पुलिस सिस्टम है जहाँ पे वर्ल्ड की पुलिस जो है वो मिलती है, और इंडिया में इंटरपोल के जो हेडक्वार्टर्स है वो सीबीआई के पास है। और इंटरपोल में नोटिस सिस्टम चलता है, रेड नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस, रेड कॉर्नर नोटिस। उसी में जो है वो इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया था। रेड नोटिस अरेस्ट के लिए होता है, ब्लू नोटिस जो होता है वो इंफॉर्मेशन जानने के लिए होता है। तो रेड नोटिस जारी किया था और इस वजह से उन लोगों ने सौरभ चंद्रशेखर को पकड़ लिया, जो कि महादेव गैम्बलिंग बेटिंग ऐप प्लेटफॉर्म केस में एक बहुत बड़ा जो है वो क्रिमिनल था। ठीक है, स्पेशल कोर्ट रायपुर ने उस पर नॉन बेलेबल वारंट भी इशू किया था। ट्रम्प टारगेट करते हैं इंडिया को ऑन हाई टैरिफ, वाउज टू रेसिप्रोकेट। इंडिया को टैरिफ किंग और ट्रेड अब्यूजर बोला था, किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रनर अप हैं, तो आपको पता, सॉरी रनर अप नहीं है, रन अप है, मतलब कि वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है, ट्रंप ने एक डेट्रॉइट कंट्री में बोलते हुए कि कंट्री जैसे कि चाइना, ब्राजील, इंडिया बहुत हाई टैरिफ लगाता है और इसको वो टारगेट करेगा। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर ट्रंप जीत जाता है तो इंडिया का किस तरह का फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, इनकी स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा आंसर देती हैं, पर बात यही है ना, मोइजू जी जब इलेक्शन के लिए लड़े थे तो उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को कितनी तेजी से जो है वो फैलाया था, बट अल्टीमेटली इंडिया से दोस्ती मैत्री तो करनी ही पड़े, तो इंडिया से बिन लड़े तो आप नहीं रह सकते। दूसरी न्यूज ये है कि लाओस समिट के साइडलाइन पर मोदी जी जो है वो जस्टिन ट्रूडो से मिले थोड़ी देर के लिए। अब उसके बीच में क्या हुआ उसको मैं डिटेल में अंदर में आपसे बात करूंगी। तो ये सारे कुछ हेडलाइंस थे, चलिए अब हम लोग डिटेल में न्यूज को देखते हैं अंदर। ओके, तो अब हम लोग न्यूज को डिटेल में देखते हैं। पहली न्यूज तो यही थी जो मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कैनेडियन काउंटर पार्ट यानी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से मिले। किसके साइडलाइन पे? तो ईस्ट एशिया समिट चल रहा है, आपको पता ही है, लाओस के वियंटाइन में। यहाँ पे उन्होंने सेकेंड मीटिंग की ट्रूडो से। किसके बाद? तो ट्रूडो ने क्या बोला था कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है कनाडा बेस्ड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के डेथ में। ठीक है, आप सबको वो बहुत बड़ा फेमस गुरवंत सिंह पन्नू वाला केस पता ही होगा, जिसमें कनाडा ने इंडिया पे एलिगेशंस लगाए थे कि इंडिया ने मर्डर करवाया है उसका। ठीक है, ट्रूडो जो कि एक मीटिंग अपनी पब्लिक की, उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ उनकी ब्रीफ एक्सचेंज हुई है। उन्होंने बोला है कि मैंने एम्फसाइज किया है कि कुछ काम करने की जरूरत है इंडिया और कनाडा को, और उन्होंने बोला मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बट मैं ये जरूर कहूंगा कि कैनेडियन लोगों की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनाडा के लिए। भले ही कनाडा में जो भी एंटी इंडियन एक्टिविटीज चल रही हों, ठीक है, तो कनाडा मस्ट एक्ट ऑन एंटी इंडियन एक्टिविटीज, ऐसा बोला इन्होंने। दूसरी चीज आप ये देख सकते हो, ये ट्रम्प टारगेट इंडिया रेसिप्रोकेट, ये जो दूसरे
कंट्रीज है ना, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, और जो इमिग्रेशन इशू है उसको लेकर थोड़े ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। उन्होंने थोड़े बिजार एलिगेशंस भी, अजीब से एलिगेशंस भी लगाए थे कि जो जो भी इमिग्रेंट्स हैं वो कैट्स और डॉग्स को खा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनका व्यू पॉइंट कैसा है इमिग्रेंट्स को लेकर। तो इस वजह से, और उसके अलावा भी वो उनके हिसाब से काफी हाई टैरिफ को अब्यूज करता है, टैरिफ को अब्यूज करता है, ठीक है। तो ट्रम्प का जो ये कमेंट आया ना टैरिफ पे, ये इस टाइम आया है जब कंट्रीज ग्लोबली प्रोटेक्टिव मेजर्स ले रही हैं अगेंस्ट चाइनीज इंपोर्ट। आपको मैंने एक बार आर्टिकल, बहुत अच्छा न्यूज कवर बताया था आपको कि किस तरह से चाइनीज कंपनीज जो है वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट उनसे ना अलग अलग कंट्रीज में बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं, चाइना तो एक्सपोर्ट करेगा ना, एक्सपोर्ट कर रहा है इतना ज्यादा कि वर्ल्ड में इंपोर्ट बढ़ गए हैं चाइना से। तो ये एक अलग ही चीज थी जिसके बारे में मैंने आप कवर भी किया था, जिसको कहा जा रहा है चाइना का एक नया वेव ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो उसको लेकर के ये बात सामने आई है। तो थोड़ा चलो कनाडा अब जब न्यूज में आया है तो कनाडा को देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये है आपका वर्ल्ड का मैप। यहाँ पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आप कनाडा देख सकते हो, ये देखो। आप ये भी देख सकते हो कनाडा आर्कटिक से काफी क्लोज है, आर्कटिक ओशन भी बहता है, यानी कि काफी ठंडा है ये, वेरी कोल्ड, काफी कोल्ड रीजन है कनाडा। उसके अलावा अगर हम लोग कनाडा के मैप को अच्छे से देखो तो ये देखो कनाडा का फ्लैग है, इसके इधर बीच में ना ये ऑलिव के, तो आप ये देख सकते हो ये जो लीफ है ना ये मेपल ट्री की लीव्स है। किसकी ट्री है? तो मेपल लीफ, इसको मेपल लीफ बोल रहे हैं, ठीक है। ये मेपल लीफ होता है कैनेडियन फ्लैग के बीच में। तो आप कैनेडियन फ्लैग को देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कनाडा का कैपिटल, आप लोग कमेंट सेक्शन में वैसे तो लिखा ही है, ओटावा है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं आपको। कैपिटल ओटावा है, बट टोरंटो इज कंसिडर्ड अ वेरी इकोनॉमिकली एंड बोल सकते हैं वेरी डेवलप्ड सिटी ऑफ कनाडा। जैसे आपको पता है इंडिया में कैपिटल दिल्ली है, बट इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है, क्योंकि वहीं पे सारी इकोनॉमिक और ट्रेड एक्टिविटीज चलती है। सेम चाइना का कैपिटल बीजिंग है, बट शंघाई का आप नाम सुनते होगे। सेम कनाडा का कैपिटल ओटावा है, पर आप टोरंटो का नाम सुनते हो, ठीक है। उसके अलावा ओंटारियो आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, क्यूबेक आपने सुना होगा। उसके अलावा आप कुछ जगहों में यहाँ पे आप देख सकते हो अल्बर्टा। आपको मैं बता दूं कैनेडियन लोग जो ज्यादातर पॉपुलेशन है ना वो इस एरिया में ही है, मेजोरिटी पॉपुलेशन। जो यहाँ वाला एरिया है ना वो इतना ठंडा है ना, इट्स सो कोल्ड कि ये इतना फ्रिजिड जोन हो जाता है, ये टर्म में याद रखना है, फ्रिजिड जोन हो जाता है कि यहाँ पे सरवाइव करना डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये सारी कुछ न्यूज थी, ये आपको पता, आप हमारे करंट अफेयर मैगजीन से रिविजन कर सकते हैं और फिर क्वेश्चंस बना के अपनी चीजों को पक्का कर सकते हैं, ओके। प्रैक्टिस बुक भी है हमारी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। शुड फोकस ऑन डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। देखो, रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन यूरेशिया एंड वेस्ट एशिया एट द अर्लीस्ट। पीएम मोदी जी ने फ्राइडे को क्या कहा कि पीस और स्टेबिलिटी वापस आनी चाहिए यूरेशिया और वेस्ट एशिया। क्या हुआ यूरेशिया वेस्ट एशिया का मतलब? वेस्ट एशिया आपको पता है ये एशिया है, ठीक है, ये आपका एशिया है। तो एशिया में जो वेस्ट एशिया रीजन होता है ना, सॉरी वो अफ्रीका भी दिखा दिया मैंने आपको, ये आपका एशिया है, ठीक है। अब इसमें जो वेस्ट एशिया है वो वेस्ट एशियन नेशन होते हैं ये, जो कि मिडिल ईस्ट भी कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे वॉर चल रहा है, इजराइल, टर्की, सीरिया, ईरान सब मिले हुए हैं। तो यही कहा है मोदी जी ने कि अभी इस पॉइंट पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो पीस और स्टेबिलिटी का रिस्टोरेशन यूरेशिया और वेस्ट एशिया में। उन्होंने बोला है कि नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है इस कंट्रीज की ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट पूरे विश्व में, स्पेशली ग्लोबल साउथ। आपको मैंने बताया था 19th ईस्ट एशिया समिट जो लाओस में हो रहा है वहां पे उन्होंने ये रिमार्क दिया है। उन्होंने एक व्हील्ड रेफरेंस का मतलब, व्हील्ड का मतलब होता है पल्लू, मतलब छिपा हुआ रेफरेंस में उन्होंने कहा चाइना जिसके असर्टिवनेस साउथ चाइना सी में ज्यादा ट्रिगर करती है जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, उस पे उन्होंने बोला हमारा अप्रोच फोकस करेगा डेवलपमेंट ना कि एक्सपेंशनिज्म। हम एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, प्रॉस्पेरस और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक बनाना चाहते हैं पीस और प्रोग्रेस के लिए। तो यहाँ से आपको पता चल गया किसकी बात कर रहा है, चाइना की। उन्होंने बोला जो पीस और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी साउथ चाइना सी में है वो भी पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के इंटरेस्ट में है। तो ये किस पे कमेंट हो गया? चाइना पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था चाइना साउथ चाइना सी में बोलता है 9 डैश लाइन के तहत सारे आइलैंड्स उसके, मतलब पूरा साउथ चाइना सी ही उसका है, मतलब पूरा बोला जाए
पल के छोड़ दिया तो चाइना बोले पूरा वर्ल्ड ही उसका है। उन्होंने बोला मोदी जी ने कि हम बिलीव करते हैं कि मैरीटाइम एक्टिविटीज जो है वो यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। यूएन क्लॉज क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इसमें इंश्योर किया जाएगा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड एयर स्पेस इज एसेंशियल। देखो यूएन क्लॉज के अंदर क्या होता है ना, आपको मैं थोड़ा सा यूएन क्लॉज बता ही देती हूँ। ये देखो यूएन क्लॉज, फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया। यूएन क्लॉज जो है वो एक 1982 में बनी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट है। क्या है ये? इंटरनेशनल अग्रीमेंट, इंटरनेशनल अग्रीमेंट है, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश करता है, क्या इस्टेब्लिश करता है? लीगल फ्रेमवर्क। जो भी समुद्र में हम लोग क्या करेंगे, समुद्र की और समुद्री एक्टिविटीज फॉर मरीन एंड मरीन एक्टिविटीज एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज। मैरीटाइम एक्टिविटीज का क्या मतलब हुआ? शिप को ले जाना या फिशिंग करना, ये सारी क्या हो गई? मैरीटाइम एक्टिविटी। उसको लेकर के ये लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसको लॉ ऑफ सी भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज को, ठीक है। और ये डिवाइड करता है मरीन एरियाज को, डिवाइड करता है मरीन एरियाज को 5 जोन में, इनटू 5 जोन्स, 5 जोन में डिवाइड करता है। इंटरनल वाटर, कौन कौन से जोन है? तो एक इंटरनल वाटर हो गया आपका, एक टेरिटोरियल सी हो गया आपका, ठीक है, एक आपका हो गया कंटिगुअस जोन, सी सील नहीं, सी, एक हो गया आपका कंटिगुअस जोन, एक आपका हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसपे हमेशा लड़ाई होती रहती है, और हाई सीज। हाई सीज वो वाला पार्ट है ना जो बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो ये एक लौता ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है ना जो कि एक फ्रेमवर्क देता है स्टेट जुरिस्डिक्शन का इन मैरीटाइम स्पेस, ठीक है। तो अगर समुद्र के लिए कोई, मैरीटाइम एरिया के लिए कोई एक लौता है तो यूएन क्लॉज ही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएन क्लॉज ने साइन किया, रेटिफाई किया सारे कोस्टल कंट्रीज को, और ये मैरीटाइम डिस्प्यूट्स वगैरह भी देखता है। तो ये यूएन क्लॉज है। तो इसी पे हमारे मोदी जी ने कहा है कि जो है वो, वेट अ मिनट, ये क्या हो गया, हाँ, इसी पे उन्होंने बोला, एक सेकेंड, हाँ जी। तो आप ये देख सकते हैं एक रोबस्ट और इफेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है, जो कि क्या करेगा? इंपोज करेगा रेस्ट्रिक्शंस। किस पे रेस्ट्रिक्शंस पे? तो फॉरेन पॉलिसी और रीजनल कंट्रीज पे। और कॉन्फ्लिक्ट जो अलग अलग पार्ट में, जैसे इजराइल हमस वॉर, ये सारे एक्सपैंड हो रहे हैं वेस्ट एशिया से दूसरे पार्ट में भी, जैसे इजराइल यूक्रेन वॉर 2 साल से। तो उन्होंने बोला इसके लिए कलेक्टिव डिजायर चाहिए, पीस और स्टेबिलिटी का। यूरेशिया और वेस्ट एशिया में डिजायर नहीं होगा तब तक पीस नहीं मिलेगी। उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसे लैंड से आता हूँ, मोदी जी की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे बुद्धा थे, और मैं रिपीटेडली स्टेट करता हूँ कि ये एरा वॉर का नहीं है, ये एरा है सॉल्यूशंस निकालने का उन प्रॉब्लम्स का जो कि बैटलफील्ड में नहीं निकल सकती है सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन तब निकल सकती है जब लोग आपस में मिले जुले डिप्लोमेसी और डायलॉग करें। ये टर्म जो है ना, रट लो, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। कभी भी अपना कोई आंसर लिख रहे हो, डायलॉग डिप्लोमेसी डाल देना है और पीएम मोदी को कोट कर देना, क्योंकि मोदी जी बहुत बार ये वर्ड यूज करते होते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कॉम्बैट करने के लिए हमें ह्यूमैनिटी में बिलीव करने की जरूरत है और हमें साथ आने की जरूरत है। एट द स्टार्ट ऑफ हिज एड्रेस पीएम जी ने एक्सप्रेस किया अपना कॉन्डोलेंसेस किन के लिए? जो टाइफून यागी में अफेक्ट हुए। टाइफून यागी कहाँ आया था? मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, साउथ चाइना सी और साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना वियतनाम वगैरह में बहुत लोग मरे थे। तो उन्होंने बोला था इस चैलेंजिंग टाइम में हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, किसके थ्रू? तो ऑपरेशन सहदेव के थ्रू, सॉरी सद्भाव के थ्रू। तो ऑपरेशन सद्भाव अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर मोदी जी ने कैसा कोई ऑपरेशन कोट कर दिया है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन सद्भाव, ठीक है। ये किसके लिए था? टाइफून यागी के लिए था। उसके अलावा उन्होंने बोला कि वो सेंट्रलिटी और यूनिटी ऑफ आसियान पे बिलीव करते हैं। आसियान एक पिविटल इंडो पैसिफिक और क्वाड कोऑपरेशन जो है उसके लिए बहुत पिविटल है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो सब्सटेंशियल गेन लेकर आई है, अपना कंट्रीब्यूशन लेके आई है एक बेटर प्लैनेट बनाने के लिए। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बोली। और पीएम मोदी अपने लाओस के काउंटर पार्ट यानी कि लाओस के पीएम से मिलते हैं, ठीक है, जिसका नाम है सोनेक्से सिफेनोडोन।
ठीक है, और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली ईस्ट 21वीं आसियान इंडिया और 19th ईस्ट एशिया समिट कंडक्ट की। क्या हुआ है लाओस में? दो चीजें हुई हैं, 21st आसियान इंडिया मीट और 19th ईस्ट एशिया समिट। तो ये हो जाता है काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। यह पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके अलावा ऑनगोइंग डिस्टिलेशन हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है वाट फाउ का। किसका? एक से नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है ना वाट फाउ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाट फाउ जो कि क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो कल को एग्जाम में आ जाएगा वाट फाउ कहाँ पे? तो लाओस में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग प्रीलिम्स का सामान निकाल रहे हैं, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट भी है जिसमें प्रिजर्वेशन होगा लाओ रामायण का, जो कि वाट पकाए बुद्धिस्ट टेम्पल में म्यूरल्स है रामायण की पाई गई हैं, और शैडो पपेट्री है जो कि रामायण के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे जो भी इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स थी, सॉरी प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें थी, वो सब मैंने आपको बता दी। इस वाले आर्टिकल से हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड बहुत सारी चीजें निकाल पाए। तो ये आर्टिकल्स बड़े फ्रूटफुल होते हैं इस तरह के। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ नोबल लेसन। आपको बता दूं नोबेल प्राइज का सीजन चल रहा है, और नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है? तो ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी फाउंडिंग 1956 में है, और जो जिसने वर्क किया था मिलान कुंदेरा, जिसको बोलते हैं स्ट्रगल ऑफ मेमोरी अगेंस्ट फॉरगेटिंग, ठीक है। निहोन हिडांक्यो प्रिजर्व करते हैं टेस्टिमनीज और मेमोरीज किसकी? सर्वाइवर्स की, जिसको वो लोग बोलते हैं हिबाकुशा, जो कि 2 न्यूक्लियर वेपन अटैक जो आज तक की हिस्ट्री में हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी में, जो लोगों की मेमोरीज है उसको प्रिजर्व करते हैं। इसके एडिशन में जापान बेस्ड ये ग्रुप जो है वो कंसिस्टेंट रहा है और वोकल एडवोकेट रहा है किस चीज के लिए? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए। और किसके लिए? तो बैन के लिए एटॉमिक वेपन पे। ये ग्रुप क्या बोलता है कि बैन कर दो एटॉमिक वेपन को, और उसके अलावा ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता है। डिसआर्मामेंट का क्या मतलब हुआ? कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको हटा दो पूरी तरह से। और इसी वजह से ये जो कॉन्टेक्स्ट है प्राइज का उनको मिला है। और अपने करंट मूवमेंट में एटलीस्ट 2 डेवेस्टेटिंग वॉर अंडर वे अभी चल रहे हैं, और सफरिंग जो लोगों की स्क्रीन पे 24 घंटे आती है। तो एक क्रूशियल क्वेश्चन आता है हमारे पास कि विटनेसिंग और रिमेम्बरिंग इन द एंडिंग ऑफ मास वायलेंस। एक चीज होती है विटनेस करना, एक होता है याद रखना। देखो जो चेयर है ना नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के, उन्होंने बोला इन अ वर्ल्ड रिडन विथ कॉन्फ्लिक्ट वेयर न्यूक्लियर वेपन्स आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट, वी वांटेड टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग द न्यूक्लियर टबू। ये चीज कहा है किसने? तो जॉर्ज वेटने फ्राइडस ने, जो कि चेयर है नोबेल कमेटी के, उन्होंने रशिया का रेफरेंस देते हुए, मतलब छुप के, डिस्गाइज रेफरेंस था, छुप के उन्होंने बोला कि ये वर्ल्ड जो है कॉन्फ्लिक्ट से घेरा हुआ है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है। तो वो हम हाईलाइट करना चाहते थे इम्पोर्टेंस कि किस तरह से न्यूक्लियर वेपन को टबू बनाओ, उससे दूर रहो, ठीक है। तो ये जो डेवस्टेशन हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा का, या फिर जो है वो ट्विन हॉरर्स हैं, जो ह्यूमैनिटी की एबिलिटी को, और जो होलोकास्ट वेयर द ट्विन हॉरर्स दैट प्रूव्ड ह्यूमैनिटीज एबिलिटी टू परपिट्रेट द वर्स्ट सफरिंग ऑन इटसेल्फ। जो वर्स्ट सफरिंग है ना खुद की, वो दिखाता है ह्यूमैनिटी का ये जो इवेंट हुआ था। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम लोग इस चीज को नेशन स्टेट्स एग्जेम्प्लीफाई करें, यूएन चार्टर्स और पावरफुल स्लोगन जैसे कि न्यूक्लियर टबू, नेवर फॉरगेट। ये सारी चीजें जो है ना हम लोग को रियलाइज करवाएंगी कि क्यों हम लोग को न्यूक्लियर वेपन्स से दूर रहना चाहिए। इवन एज द प्राइज ऑनर्स द मेमोरीज ऑफ हिबाकुशा, देयर इज अ न्यू सेट ऑफ पीपल सफरिंग व्हाट इज बाउंड टू बी जनरेशनल ट्रॉमा। देखो हिबाकुशा तो वो हो गए जो कि हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर सर्वाइवर्स थे, उसके अलावा एक नए सेट ऑफ लोग आ रहे हैं जिनके अंदर जनरेशनल ट्रॉमा होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी तो वॉर्स चल रहे हैं, थाउजेंड्स मर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। हॉलोकास्ट या न्यूक्लियर वेपन हटा दो तो वॉर और किलिंग्स जो आज दिख रही हैं वो ग्लोबली विजिबल है। विक्टिम्स पूरे वर्ल्ड में सफर कर रहे हैं रियल टाइम में। तो आप सोच सकते हो कि जब ये रियल टाइम में हो रहा है तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये एमोरल रियल पॉलिटिक दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो ग्रुप है जैसे निहोन हिदांको, जिनको नोबेल प्राइज मिला, ये खुद में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये इंपोर्ट करते हैं हमें ये चीज बताते हैं कि that must be also imbibed by those who have their hands on the button, who commands the engine of war। ये बता रहे वैसे लोग जो आज वॉर के इंजन को कमांड कर रहे हैं, उनको ये एक मैसेज जाना चाहिए
कि देखो आपके पास वेपन है, आपके पास बटन है, बंद कर दो, ये वॉर खत्म कर दो। तो इस पॉइंट पे जो वर्ल्ड पूरे इतने सारे वॉर से जूझा हुआ है, तो इस तरह का नोबेल प्राइज निहोन हिदांको जैसे ग्रुप को देना कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज क्रिएट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी चीज ये बता दूं, मिल्टन के बारे में कल मैंने बात की थी, जो कि एक हरिकेन था। ये अनयूजुअल जरूर हरिकेन है, पर अनएक्सपेक्टेड नहीं है। क्यों? तो देखो, ये जो हरिकेन मिल्टन है, कल ही मैंने आपको बताया था, फ्लोरिडा के सियास्ता की में आया था। ठीक है, इससे इंटेंस रेनफॉल हुआ, फ्लडिंग हुई, टोर्नेडो आए और स्ट्रॉन्ग विंड्स आए। इस स्टॉर्म ने एटलीस्ट 12 लोगों को मार दिया ईस्टर्न पार्ट ऑफ फ्लोरिडा में, डिस्ट्रॉय कर दिया घरों को, और इनफैक्ट पावर तो बहुत देर के लिए गई हुई थी। 3 मिलियन कस्टमर्स के घर पे पावर आउटेज थी। फ्लडेड बैरियर आइलैंड्स थे, मतलब बैरियर आइलैंड्स में पूरी बाढ़ आ गई है। उसके अलावा जो बेसबॉल स्टेडियम के छत्ते वत्ते सब उड़ गए। ठीक है, तो ये जो हरिकेन है अब वीकन हो चुका है और मूव कर गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। नेशनल हेरिकेन सेंटर ने ये बात कहा है। मिल्टन कब आया? तो पीक पे आया अटलांटिक हरिकेन सीजन के। कब होता है अटलांटिक में हरिकेन सीजन? तो मिड अगस्त से लेके मिड अक्टूबर, तो अपने सही टाइम पे आया। पर फिर भी साइंटिस्ट ने कहा है कि ये स्टॉर्म अनयूजुअल है बहुत तरीकों से। क्यों? क्योंकि ये क्विकली स्टॉर्म इंटेंसिफाई कर गया अपने पाथ को, जिसने इसने फॉलो किया। ऑल्दो सरप्राइजिंग नहीं है, पर ये थोड़ा अनयूजुअल जरूर है। ठीक है, तो ऐसा अनयूजुअल क्या था ये बताते हैं। देखो, मिल्टन एक्सप्लोड किया फ्रॉम अ कैटेगरी 1 स्टॉर्म टू अ फियर्स कैटेगरी 5। 1 से 5 तुरंत भाग गया सिर्फ 12 घंटे के अंदर, जो कि बहुत अनयूजुअल चीज होती है। और आफ्टरनून के टाइम इसने सस्टेन कर ली विंड स्पीड 285 किलोमीटर पर आवर, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हरिकेन स्पीड होती है आज तक जो रिकॉर्ड हुई अटलांटिक ओशन में। स्टॉर्म को बोला जाता है कि वो अंडरगो करता है रैपिड इंटेंसिफिकेशन मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड का 56 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। पर यहाँ पे 93 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से विंड स्पीड चली गई। ठीक है, मिल्टन का मैक्सिमम विंड स्पीड 145 किलोमीटर पर आवर डे था। तो ये बहुत रेयर है कि मिल्टन गल्फ ऑफ मेक्सिको में आया, जो कि कनेक्टेड है अटलांटिक ओशन से बाय द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्लोरिडा है, यहाँ मेक्सिको है, यहाँ गल्फ ऑफ मेक्सिको है। ठीक है, ये देखो, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। यहीं से जो है ना वो मिल्टन जो है वो आता है। ठीक, यहाँ से बनता है लो प्रेशर, यहाँ पे हरिकेन। ये पाथ है मिल्टन का, ये ब्लू वाला। ठीक है, ये पाथ है मिल्टन का, तो आप देख सकते हो। दूसरी चीज ये है कि ये दे आर नॉट रियली एनी हरिकेन्स ऑन रिकॉर्ड दैट हैव डन दिस एंड मेड अ लैंडफॉल ऑन कैटेगरी 3+ स्टेटस। आज तक ऐसा कोई हरिकेन था नहीं जिसने 3+ कैटेगरी का लैंडफॉल किया था, पर मिल्टन ने किया। तो मिल्टन स्टॉर्म अनयूजुअल क्यों था? तो सबसे क्रूशियल फैक्टर मिल्टन के इंटेंसिफिकेशन का था कि रिमार्केबली हाई सी सरफेस टेम्परेचर। आपको पता है ऑलमोस्ट जो ये चीजें हो रही है ना, वो हीट वेव्स या हीट की वजह से हो रही है, क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको में इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि जब मिल्टन कैटेगरी 5 स्टॉर्म बनता है तो सी सरफेस टेम्परेचर 31 डिग्री तक पहुंच गया था, जो कि पहले 26 डिग्री होता था। देखो, एक हरिकेन को डेवलप करने के लिए 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए, पर यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। तो ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ओके, तो देख रहे हो आप हीट वेव कहां तक पहुंच रहा है, क्या कर रहा है हमारे साथ। रैपिड और एक्सट्रीम रैपिड इंटेंसिफिकेशन हरिकेन की, अगर हम सिंपली कहें तो गर्म पानी जल्दी इवेपोरेट होता है, जल्दी इवेपोरेट होके गर्म पानी जो है वो ऊपर जाता है, मॉइस्ट एयर इवेपोरेट होता है, रैपिडली इंटेंसिफाई करता है और फिर जो है वो इस तरह का हरिकेन बन जाता है। हरिकेन कुछ जो हमारे इधर साइक्लोन बनता है ना, वही यूएस में हरिकेन होता है। कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी अलग अतरंगी चीज नहीं है ये। जैसे वर्ल्ड कंटिन्यू कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने, ज्यादा हीट ट्रैप हो रही है, और ज्यादा हीट ट्रैप होने की वजह से ओशन में भी और ग्लोबल मीन सी सरफेस टेम्परेचर 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है 1850 से, और 0.6 डिग्री सेल्सियस तो आखिरी के 40 सालों में बढ़ा है। तो ये रीजन भी था मिल्टन के सीवियर इंटेंसिफिकेशन का। दूसरा रीजन ये था कि बहुत हाई ह्यूमिडिटी थी एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर 7% तक मॉइस्चर होल्ड कर सकता है हर डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है, और उसमें भी इतना हाई ह्यूमिडिटी था क्योंकि हाई हीट थी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो विंड शेयर है ये भी एक फैक्टर था। विंड शेयर जो है वो चेंज करता है विंड स्पीड और डायरेक्शन। ये स्ट्रांग इनफ है और ये डिसरप्ट कर देता है हरिकेन को। ठीक है, ये सारे जो है ये कंबाइंड फैक्टर्स हैं। किसके पीछे कंबाइंड फैक्टर है? तो ये सारे के सारे कंबाइंड फैक्टर हैं जो डिसरप्ट करते हैं हरिकेन को।
ये सारे जो है वो स्टॉर्म कोएफिशिएंट। तो साइंटिस्ट सरप्राइज्ड क्यों नहीं है? साइंटिस्ट इसलिए सरप्राइज नहीं है क्योंकि एक हरिकेन ओटिस था जो मेक्सिको में आया था, कैटेगरी 5 स्टॉर्म बन गया था एक दिन में। उसके अलावा जो है हरिकेन इदाली, हरिकेन इयान जो है, ये सारी चीजें थे। ये सारे जो है ये रैपिड इंटेंसिफिकेशन के एग्जाम्पल्स थे। तो ज्यादातर रिसर्च जो है रिक्वायर्ड होता है टू एस्टैब्लिश इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज में रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरह से रैपिड इंटेंसिफिकेशन हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर्स के बढ़ने की वजह से। ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स होगी ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि हीट तो बढ़ ही रहा है, हीट कहीं कम नहीं होने वाला है। हम लोग जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस का अब्यूज तो करते ही रहेंगे। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी। और ये नोबेल प्राइज जो नोबेल एन बॉम्ब सर्वाइवर्स को मिला है, निदान हायोंग को, उसी के ऊपर निदान निहोन हिदायों को, तो ये बॉम्ब अटैक जो हिरोशिमा नागासाकी वाले हैं उनके सर्वाइवर्स के लिए मिला है। तो ये 2024 का नोबेल पीस प्राइज मिला है जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को, हमने बात कर ही ली थी। और जो है ये सो कॉल्ड हिबाकुशा, जो कि बॉम्ब अफेक्टेड लोग हैं उनकी मेमोरीज को प्रोटेक्ट करता है, स्पीयर हेड करता है ग्लोबल मूवमेंट टू एंड द न्यूक्लियर वेपन। अब यहाँ पे स्टोरी है कि किस तरह से न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी हिरोशिमा नागासाकी की। तो इवेंचुअली बिल्ड किया था पहला एन बॉम्ब यूके, यूएसएसआर और एल्सवेयर में। तो बट बाय द सेम टाइम यूएस ने डेवलप किया बॉम्ब इन जुलाई 1945। जर्मनी ऑलरेडी डिफीट हो चुका था, जापानीज एम्पायर पुशबैक कर चुका था। यूएस की लीडरशिप उस टाइम किसके पास थी? हैरी ट्रूमैन के पास। याद रखना है, जब हिरोशिमा नागासाकी हुआ था तो कौन प्रेसिडेंट थे? हैरी ट्रूमैन थे। और वो चाहते थे अवॉइड करना प्रोटेक्टेड ग्राउंड वॉर विद जापान, और वो सोवियत से भी थोड़े से चिड़े हुए थे। तब एटम बॉम्ब बनता है। क्यों? क्योंकि वो दो चिड़िया को एक पत्थर से मार सकती थी, बोलते ना किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। तो यूएस ने ड्रॉप किया एक बॉम्ब जिसका नाम था लिटिल बॉय हिरोशिमा पे, जिसकी वजह से अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन हुआ। और यूएस का जो प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर वेपन का, उसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये आपको बीपीएससी यही सब पूछ लेता है। और ये जो है वो क्लोजेस्ट था एक्सप्लोजन का, जिसमें लोग इंस्टेंटली मर गए। बॉडीज जो है वो ब्लैक चार में, मतलब वेपन गिरते ही लोग भूरी भूरी बन गए थे, ब्लैक हो गए थे एकदम, ठीक है। हर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया था उस ग्राउंड के पास जहां पे न्यूक्लियर वेपन गिरा था। 70,000 से ज्यादा लोग इंस्टेंटली मर गए, और उसके अलावा 1 लाख तक डेथ का टोल चला गया था। अगस्त 9 में जो स्केल था डिस्ट्रक्शन का वो और बढ़ा, क्योंकि यूएस ने फिर फैटमैन ड्रॉप कर दिया। पहले लिटिल बॉय हिरोशिमा पे, फैटमैन नागासाकी में, जहां पे 40,000 लोग इमीडिएटली मर गए और थाउजेंड्स आने वाले वीक में मर गए। तो यहाँ पे फिर जापानीज के जो वहां के एम्परर थे हिरोन्तो, उन्होंने फिर बोला कि हम सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला इस तरह का क्रूएल बॉम्ब भेजने के बाद हमें सरेंडर ही करना पड़ेगा, हम फाइट नहीं करना चाहते। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब गिरा ना, ह्यूमन सिविलाइजेशन पे ऐसा दब्बा है ना जो शायद ही कोई हटा सकता है, और यूएस इससे तो कभी नहीं बच सकता। भले ही यूएस ने बाद में जापान को बोला हम हमेशा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हम आप लोगों के साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, पर कुछ चीजें ना रिवर्स नहीं की जा सकती। बोलते ना तीर जुबान से निकलना और तीर कमान से निकलना और बात जुबान से निकल जाए तो उसको वापस नहीं ला सकते। तो वैसी ही चीज है। यूएस का जो डिसीजन था ये बॉम्ब को ड्रॉप करने का, उसको क्रिटिसाइज किया गया हर पर्सपेक्टिव से, स्ट्रेटेजिक भी और एथिकल पर्सपेक्टिव से भी। तो हिबाकुशा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मूवमेंट में, क्योंकि हिबाकुशा वो है, उनके बच्चे हैं जिन्होंने ये सरवाइव किया है न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। तो उनके पास उनके बैकबोन में ये मेमोरी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सप्लोजन, ये सारी चीज, ये आर्ग्यूमेंट है, ये सारा आप जो देख सकते हो ना, ये पूरी कहानी है न्यूक्लियर वेपन की। आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, ये सिर्फ एक स्टोरी है, आपके उतने अभी काम नहीं आएगी, बट अपने एंथुसियाज्म के लिए आप इसको पीडीएफ में अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हमें फोकस क्या करने की जरूरत है? हमें डिसआर्मामेंट की जरूरत है। फॉर्मर जापान के प्रेसिडेंट इशाको सातो ने कहा था कि 2 प्राइज विनर थे जापान के स्ट्राइकिंग पॉलिसी के लिए, उन्होंने बोला था न्यूक्लियर वेपन हटाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो डिसआर्मामेंट मूवमेंट है ना वो जरूरी है, क्योंकि नोबेल प्राइज का रीजन ही यही था कि इस तरह की चीजों से हम बच सकें, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए जानना। और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि बे ऑफ फंडी जिसमें हाईएस्ट टाइड्स एक्सपीरियंस होती है वर्ल्ड में, वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस या ब्राजील? और कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वेडल सी पे, तो वेडल सी इज इन अंटार्कटिका। सो वेरी गुड, आप लोग सबने सही आंसर दिया, और आज का भी क्वेश्चन आप लोग आंसर मेंशन कर देना। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे सेकेंड क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आई मीन। थैंक यू।